जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में करेंगे, जिसमें आरपीयूपी एक्ट 1966 से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक आसान और सुलभ तरीका है कम समय में एग्ज़ाम को पास करने का। तो हम आरपीयूपी को एनालाइज करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, मैं आशा करता हूं कि ये जो सीरीज चलाया जा रहा है यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रहा होगा और आपको अपने तैयारी की स्थिति भी पता चल रही होगी कि आप किस मोड़ पर खड़े हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कम लगता है तो अपने तैयारी में और जोर लगाइए और मशक्क़त करिए और मेहनत करिए। और अगर आप ऑन एन एवरेज आपको अच्छा लग रहा है तो फिर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को पढ़ लिया है बार बार रिवीजन करते रहिए और सेलेक्ट हो जाइए। तो चलिए फटाफट शुरू करेंगे इस वीडियो को। देखेंगे किस प्रकार के सवाल आरपीयूपी एक्ट से पूछे गए। तो जो पहला सवाल पूछा गया था आरपीयूपी एक्ट से, तो यहाँ पर है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू सीक लीव ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर फिलिंग एन अपील अगेंस्ट एक्विटल इन एन आरपीयूपी एक्ट केस। तो अगर आरपीयूपी एक्ट केस में एक्विटल हो जाता है तो उसमें अपील के जो है कितना टाइम पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। ऑप्शंस आपके लिए हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ का टाइम रहता है। आगे देखेंगे तो अगला जो सवाल पूछा गया था, विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट स्टेट्स दैट द ऑफेंसेस अंडर आरपीयूपी एक्ट आर नॉन कॉग्निजेबल। मतलब कि आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा में अपराध को गैर संज्ञेय या असंज्ञेय बताया गया है। ऑप्शंस आपके लिए हैं सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 8 और सेक्शन 7। तो आप इसका उत्तर जान रहे होंगे कि इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, सेक्शन 5 होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है यहाँ पर 3 धाराएं हैं, जिसमें मैं आपको सेक्शन 8 इम्पॉर्टेंट कर रहा हूँ। सेक्शन 8 के सवाल आपके आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कि कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन को पूछा जा चुका है। अगर उस पूछे हुए सेक्शन को आप देख ले रहे हैं तो वहाँ से सवाल आएगा तो आप सही कर लेंगे। और जो ऑप्शन में सेक्शन दिए गए हैं, जो जिन पर कि सवाल नहीं बने हुए हैं, तो आप उसे मेमोराइज़ कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम के नोट्स से या फिर वीडियोज़ से, जहाँ से भी हो, आप उसे आसानी से रिवीजन करके तैयार कर लीजिए। चलेंगे अगले सवाल पर। तो अगला जो सवाल है आपके लिए, विच सेक्शंस ऑफ आरपीयूपी एक्ट 1966 वेयर अमेंडेड इन द रिसेंट आरपीयूपी अमेंडमेंट एक्ट 2012। हाल ही में आरपीयूपी एक्ट में जो 2012 में संशोधन हुआ था, तो किस किस धारा में संशोधन हुआ था। ऑप्शंस आपके लिए हैं सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 8 या ऑल ऑफ दी एबव। तो एकदम आसान सा सवाल है, आपने मेरे वीडियोस सुने होंगे या देखे होंगे। तो ये एकदम सिंपल सवाल है कि धारा 3, 4 और 8 तीनों धाराओं में जो है 2012 में संशोधन किया गया। आंसर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2012 में संशोधन हुआ, तो आपके क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस साल आरपीयूपी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। 2012 और 2015 में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो इसे ध्यान रखिएगा। डेट भी पूछा जा सकता है, तो जिस दिन हम आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 2012 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को भी याद रखिए। साथ ही साथ rpfldc.com पर बार बार विजिट करिए और राजभाषा से संबंधित सवालों के बारे में वहाँ पर सारा डिटेल है, तो उसे आप वहाँ पर ज़रूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, नोट्स बना करके रख लीजिए। चलेंगे अगला सवाल जो पूछा गया आरपीयूपी एक्ट से। तो विच डायरेक्टिव stipulates that the consignment booked and transport through leased SLR shall be treated as railway property as per section 2D of RPUP Act। ये कहा जा रहा है कि जो लीज्ड SLR में प्रॉपर्टी बुक हो जाती है, अगर कोई कंसाइनमेंट बुकड हो जाता है, तो वो किस डायरेक्टिव के तहत उसे रेलवे प्रॉपर्टी माना जा सकता है या माना जाता है, सेक्शन 2D के तहत। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन रहा है
कि रेलवे प्रॉपर्टी किस धारा में डिफाइन किया गया है, तो 2D में। ठीक, वहीं पर आपको आरपीएफ एक्ट, यहाँ से देखिए ये 2D में पूछा है। आगे आपको इस तरह के सवाल भी मिलेंगे, बाकी चर्चा वहाँ करेंगे। इसमें देखते हैं तो डायरेक्टिव 48, डायरेक्टिव 50, डायरेक्टिव 52, डायरेक्टिव 54। आप जो है डायरेक्टिव 52, 53, 54 अगर ये है तो इनको इम्पॉर्टेंट रखिए, 51 को भी इम्पॉर्टेंट रखिए क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम से जुड़ता है। और यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा डायरेक्टिव 50। डायरेक्टिव 50 जो है इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी देखेंगे। अभी तक सब लोग पूछ रहे हैं कि सर मैनुअल आने के बाद डायरेक्टिव से सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में डायरेक्टिव स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो सवाल बनने की संभावना अभी तक है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जो भी व्यक्ति इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो संभवतः वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में धोखा ना खा जाए। तो इस लेकर के आप डायरेक्टिव, स्टैंडिंग ऑर्डर और इन सब का जो मैंने इम्पॉर्टेंट बना रखा है उसे ज़रूर देख के जाइएगा। अगर सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं तो संभवतः मैं आशा करता हूँ कि उसमें से बाहर ना आए और उसे आप अच्छे से देख करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड से आप उसे हल भी कर पाएंगे। चलिए देखेंगे आगे के सवाल। तो अगला जो सवाल पूछा गया था वो है अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट सर्च वारंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्वायरी ऑफिसर फ्रॉम मजिस्ट्रेट टू सर्च अ शॉप सस्पेक्टेड टू हैव स्टोलन मटेरियल। इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, फिर यह ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवाल में आपको की पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, पूरे सेक्शन को याद रखना, लाइन बाय लाइन का की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थीम एंड की जो है, की पॉइंट है, उसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको की है सर्च वारंट। ठीक है, सर्च वारंट जो है इसमें की वर्ड है। तो ऑप्शंस जैसे देखेंगे आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 12 या सेक्शन 13। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 10 में है वारंट, सर्च वारंट के बारे में। उसके अलावा आप इन सबको भी देख लीजिएगा। देखिएगा ये सवाल जो मैं बना रहा हूँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब जो सबसे पहले, अभी जो सबसे नज़दीक का एग्ज़ाम है उसे पहले मैंने रखा है और उसके बाद जो बाद के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको मैंने बाद में रखा है। अगर मैं इसे उल्टा करके बताऊं तो आप बहुत आसानी से देख पाएंगे कि जो सवाल मैं इस सवाल के बाद जिक्र करूंगा तो इस ऑप्शन में से ही उसका उत्तर निकलेगा। जरूर देखिएगा। देखिए जैसे हम अगला सवाल करें तो अगला सवाल आपके लिए पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अंडर आरपीयूपी एक्ट 1966। तो चलिए इसका क्या उत्तर होगा। ऑप्शन ए है 3 इयर्स, ऑप्शन बी 4 इयर्स, ऑप्शन सी है 5 इयर्स एंड ऑप्शन डी है 2 इयर्स। तो सबको इसका ऑप्शन पता होगा। तो यहाँ पर 5 साल जो है पहली बार दोषी के लिए है और अगर आपको पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो भी आप याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इनेबल एन आरपीएफ ऑफिसर्स टू फाइल द कंप्लेंट इन एन आरपीयूपी एक्ट केस। फिर ये थीम बेस्ड सवाल है, ये थीम बेस्ड सवाल है, इसे आप कहीं से भी रट्टा मार करके नहीं कर सकते हैं। थीम बेस्ड मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, कंप्लेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आरपीयूपी, हम लोग जो आरपीएफ ऑफिसर है हम लोग कंप्लेंट दायर करते हैं। ठीक है, कोर्ट में कंप्लेंट दायर करते हैं और वो सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है, तो वो सीआरपीसी क्या सेक्शन 190 है, 182 है, 204 है या 199 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेक्शन 190। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है सवाल के प्रति तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और आसानी से मैं फिर उस कमेंट को अगर पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद अगर वो अच्छा कमेंट रहा तो उस पर अगला वीडियो ज़रूर आ जाएगा। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। चलिए देखेंगे तो अगला सवाल देखिए अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट या आरपीयूपी केस एनी व्हीकल यूज्ड एज कॉनाइवेंस फॉर कैरिंग स्टोलन प्रॉपर्टी कैन बी फोरफिटेड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए एकदम की पॉइंट देखिए, मैं जैसे जिस चीज़ को दिखा रहा हूँ जिस पर एरो जा रहा है वो कीवर्ड्स है। व्हीकल जैसे आया तो उसी के साथ ही आपके पास जो है 13 याद आना चाहिए। ठीक है, एक गाड़ी 3 चक्का याद रखिए, व्हीकल आते ही 13।
तो ऑप्शन जैसे देखेंगे आप सेक्शन 13, सेक्शन 12, सेक्शन 10 या सेक्शन 11, तो आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। आगे जो सवाल पूछा गया वो सवाल है, अंडर विच मॉड्यूल अ केस रजिस्टर अंडर आरपीयूपी एक्ट विल बी इंटर्ड इन आरएसएमएस। ये आरएसएमएस से रिलेटेड सवाल पूछा गया, लेकिन है आरपीयूपी से रिलेटेड, ठीक है। दोनों का मिश्रण इसमें कहा जाएगा, आरपीयूपी से संबंधित भी है और आरएसएमएस से भी। ऑप्शंस आपके लिए हैं एमसी, मंथली क्राइम, सीआरआर। इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। अब मैं एक तो बता दिया एमसी का मंथली क्राइम, लेकिन सीआरआर, एमसीआर और सीआरएम इसका फुल फॉर्म जो है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और मेरा काम यह हो जाए कि आपको याद हो जाए। मेरा बस एक ही मकसद है वीडियो बनाने का, कि आप चीज़ें आसानी से खेलते हुए हंसते खेलते याद रखें, पढ़ाई आपको बोझिल ना लगे, एग्ज़ाम आपका आसान हो जाए बस। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो सीआरआर, एमसीआर या सीआरएम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सीआरआर जो है, उसमें जो है आरपीयूपी एक्ट से संबंधित केसेस को इंटर किया जाएगा आरएसएमएस में। आइए देखते हैं अगला सवाल जो है। अगला सवाल है, इंक्वायरी इनटू आरपीयूपी एक्ट इज एलाबोरेटेड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट। मतलब जो जांच है, जांच कैसे की जाएगी उसके बारे में किस सेक्शन में विस्तार पूर्वक बताया गया है। क्या वो धारा 7 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है। तो आप देखिए सेक्शन 10 का जिक्र हम लोग उधर पीछे पहले कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन 9 के बारे में भी सवाल आने ही वाला है, और इसमें जो पूछ लिया है क्या, सेक्शन 8 के बारे में, इंक्वायरी के बारे में, और सेक्शन 7 भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन से आपके सारे सवाल यहाँ से देखिए बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसको, इस मेथड को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग और ट्रैपिंग टू द माइंड ऑफ एग्जामिनर। रेलवे प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन विच, मतलब किस धारा में जो है आरपीयूपी एक्ट के रेलवे प्रॉपर्टी डिफाइन है। तो देखिए यहाँ रेलवे प्रॉपर्टी पूछा गया है। इससे पहले हम लोगों ने सवाल डील कर लिया है, स्टैंडिंग ऑर्डर वाले में उत्तर ही बता दिया था कि 2D में रेलवे प्रॉपर्टी है। तो देखिए कितना आसानी से आप इसे क्रैक कर लिए। तो ऑप्शन आपके लिए 2D जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे आगे। तो अगला जो सवाल है वो है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट एन आरपीएफ ऑफिसर कैन समन अ पर्सन फॉर इंक्वायरी। समन किस में करेगा, तो आरपीयूपी एक्ट के किस धारा में है, तो धारा 9 में समन के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ धारा 9 हमने जिक्र किया, इससे सवाल आया। धारा 10 से सवाल आया, ठीक है। इन दोनों से सवाल नहीं आया था, इससे पहले जो है हम लोगों ने जिक्र कर लिया, धारा 8 का सवाल जिक्र किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, फिर 3, 4 और 8 ये धारा भी पूछ लिया अमेंडमेंट के बारे में। तो इस तरीके से छोटा एक्ट है, सारा चीज़ याद रखिए, और जो पूछ लिया गया है उसे तो ज़रूर याद रखिए, वहाँ से सवाल ज़रूर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, डिस्पोजल ऑफ अरेस्टेड पर्सन। देखिए आ गया, डिस्पोजल ऑफ अरेस्टेड पर्सन अरेस्टेड इन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आरपीयूपी एक्ट इज गिवन इन विच सेक्शन। तो क्या ये सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 या सेक्शन 5 में है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सेक्शन 7 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए पहले के ऑप्शंस में, पहले के ऑप्शन में हम लोगों ने सेक्शन 7 के बारे में जो है जिक्र किया है, तो इसी तरीके से यहाँ सवाल बन गया है। तो इस तरीके से जो है आपको आरपीयूपी एक्ट से सवाल पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आरपीयूपी एक्ट से जो संबंधित सवाल पूछे गए हैं उस पर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। जो भी ज़रूरतमंद है, शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस, ये मोटो है मेरा, और इसी हैप्पीनेस के लिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ, अपने नॉलेज को शेयर करते रहता हूँ। तो आप भी किसी को कुछ शेयर करके हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।